नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहाचार्य राजनीति विज्ञान। पिछले वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ के बारे में चर्चा की गई थी, जिसको अमलीजामा कभी भी नहीं पहनाया जा सके। अब उसी में कुछ जातियों, कुछ वर्गों के लिए रक्षा कवच और संरक्षण प्रदान किए गए थे। तो उन रक्षा कवच या संरक्षण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साधारणतः अभिरक्षण या रक्षा कवच का अभिप्राय किसी संकट से बचने के लिए उपायों से लिया जाता है। संवैधानिक दृष्टि से अभिरक्षण या रक्षा कवच वे रुकावटें हैं जिनके द्वारा संविधान के बनाने वाले कई अवांछनीय मनोवृत्तियों को रोकते हैं। अमेरिका के संविधान में अभिरक्षण क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपनाए गए हैं, परंतु भारत में अंग्रेजी सरकार ने अपने हितों की रक्षा के लिए इन्हें अपनाया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने सदैव इन अभिरक्षणों को राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के विरुद्ध समझा और इसलिए इनका विरोध किया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इन बातों की कोई परवाह न करके अल्पमतों, सार्वजनिक सेवाओं तथा अपने हितों की रक्षा के लिए 1935 के अधिनियम में इन्हें रखा। अब 1935 के अधिनियम में कौन कौन से रक्षा कवच थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, गिरजाघर संबंधी और कबीलों के मामले। संघ में इन मामलों का शासन वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अनुत्तरदायी सभासदों के हाथ में दे दिया गया था। वे सब संघीय सभा के प्रति इन मामलों के शासन के लिए उत्तरदायी नहीं थे, बल्कि केवल गवर्नर जनरल के प्रति ही उत्तरदायी थे। गवर्नर जनरल के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह अपने मंत्रियों से इन विषयों से संबंधित मामलों में परामर्श करे। इस तरह से सैनिक और विदेशी मामलों पर भारतीयों का कोई अधिकार नहीं दिया गया। दूसरा, वित्त। यद्यपि वित्त विभाग को मंत्रियों के हवाले कर दिया गया, परंतु वास्तव में गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की विशेष शक्तियां इतनी विस्तृत थी कि वित्त पर असली नियंत्रण न तो मंत्रियों का था और न ही विधानमंडल का था। अर्थात वित्त पर नियंत्रण मंत्रियों का भी नहीं था और विधानमंडल का भी नहीं था। इसमें गवर्नर और गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां प्रदान की गई थी। इसमें भारत सरकार की मुद्रा और नोट संबंधी नीति भी रिजर्व बैंक के नियंत्रण में थी और रिजर्व बैंक का गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल द्वारा ही नियुक्त किया जाता था और वह गवर्नर जनरल के प्रति ही उत्तरदायी था। विधानमंडल या भारत के प्रति उत्तरदायी नहीं था। गवर्नर जनरल की यह विशेष जिम्मेदारी थी कि वह भारत की वित्तीय स्थिरता और साख की रक्षा करे। इसलिए वह वित्त मंत्री के किसी सुझाव पर भी निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता था। अर्थात गवर्नर जनरल वित्त मंत्री के किसी भी सुझाव को नहीं मान सकता था। यह उसकी इच्छा पर डिपेंड करता था कि वह वित्त मंत्री के सुझाव को माने या उस पर अपने वीटो का प्रयोग करे। अगला, गवर्नर जनरल की विशेष जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियां। गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की विशेष जिम्मेवारियों की एक लंबी सूची बनाई जा सकती है, जो कि उन्हें 1935 के अधिनियम में दी गई और जिनका बहाना लेकर गवर्नर जनरल तथा गवर्नर
अपने उत्तरदायी मंत्रियों के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप कर सकते थे। यानी वो इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी मंत्री के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप करते थे। वे अल्पमतों, सार्वजनिक सेवाओं तथा देशी रियासतों के शासकों तथा अंग्रेजों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकते थे। वे भारत की प्रतिरक्षा के लिए भी कोई कदम उठा सकते थे। इन सब हितों की रक्षा करना इन गवर्नर जनरल की विशेष जिम्मेदारी थी। जब गवर्नर जनरल तथा गवर्नर अपने व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियों का प्रयोग करते थे तो वे मंत्रियों से परामर्श तो करते थे, परंतु उनकी सलाह पर अमल करना या न करना उनकी इच्छा पर निर्भर था। जब गवर्नर जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियों का प्रयोग करता था तो वह भारत सचिव के अधीन होता था और उसके निर्देशों या अनुदेशों का पालन करना पड़ता था गवर्नर जनरल को। जब गवर्नर अपने व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियों का प्रयोग करता था तो वह गवर्नर जनरल तब भारत सचिव दोनों के अधीन होता था और उसे उनके निर्देशों का पालन करना पड़ता था। इस तरह से भारत पर विदेशी नियंत्रण भारत सचिव द्वारा बना रहा। अगला बिंदु है, इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की कार्यकारिणी को कानूनी शक्तियाँ इतनी विस्तृत थी कि उत्तरदायी मंत्रियों के मार्ग में वे हर तरह से रोड़ा अटका सकते थे और उत्तरदायी शासन को सारहीन बना सकते थे। अब प्रांतों में संविधान की विफलता। सेक्शन 93 के अनुसार गवर्नर जनरल की आज्ञा से किसी भी समय इस अधिनियम की विफलता की घोषणा करके अपने हाथ में प्रांतीय शासन ले सकते थे। इस प्रकार रक्षा कवचों और संरक्षणों की बहुत आलोचना भी की गई है। जितने भी रक्षा कवच और संरक्षण संविधान में रखे गए थे उन सब का उद्देश्य भारत के बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को रोकना था। इसलिए अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों, अल्पमतों और सार्वजनिक सेवाओं के साथ गठजोड़ करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद को दृढ़ करने की कोशिश की। फलस्वरूप श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 1935 के एक्ट में अनेक ब्रेक थे परंतु उसके आगे चलाने के लिए कोई इंजन नहीं था। धन्यवाद।